नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और टॉपिक है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश बना कैसे। तो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन पाकिस्तान से हुआ था या पाकिस्तान का विभाजन भारत से हुआ था, आप जैसा देख सकते हैं। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान में अब उस समय तो बोल दिया गया कि हमारा अलग संविधान है, हम संविधान बना चुके हैं। और संविधान बना तो लोकतांत्रिक संविधान बना और वहाँ पर लोकतंत्र का शासन स्थापित करने की बात कही गई। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आपका पड़ोसी देश अच्छा नहीं है, तो उसी हिसाब से उस पड़ोसी देश में काफ़ी उठापटक उसके शासन को लेकर चलती गई। आ जाइए क्रम वाइज हम डिस्कशन करते हैं कि उसके शासन में कैसे उठापटक चली। तो चलिए आज ये डिस्कशन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। पाकिस्तान पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान के हाथ में आई और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। और इसके अयूब खान कौन थे पता? सेना के कमांडर, सर्वोच्च कमांडर। और खिलाफ जनता का गुस्सा भड़ा गया, ऐसे में उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा और इस बारे में फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल यहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। यहिया खान ने सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश और 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। जब यहिया खान बने तो इनको एक बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और उसी समय आपका युद्ध भी हुआ। पता है शायद युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहलाया। पूर्वी पाकिस्तान युद्ध में जो हुआ उससे हार गए और हारने के बाद क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान टूटा और वो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहलाया। क्या कहलाया? वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश कहलाया। अब क्या हुआ? पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना, बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी बीबी बेनज़ीर भुट्टो थी, के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। ठीक है, अब निर्वाचित जब सरकार बनी तो उसकी सरकार बनने के बाद क्या हुआ? निर्वाचित सरकार बनने के बाद 1977 में निर्वाचित सरकार बनी और 1971 और 77 तक कायम रही। वो सरकार कब कायम रही? 71 और 77 तक कायम रही और 77 में जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और 1982 में जनरल जियाउल हक, जनरल थे सेना के, लोकतांत्रिक समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। उसकी सरकार गिराई, सेना इन्वॉल्व थी। ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर सैनिक लोकतंत्र अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा था तो उसके सबसे बड़ा कारण क्या था कि पाकिस्तान की सरकार में जो थी वो सेना इन्वॉल्व थी। ज़्यादातर सेना इन्वॉल्व थी। अब सेना क्यों इन्वॉल्व थी? सरकार में सेना इन्वॉल्व थी और सेना क्यों इन्वॉल्व थी तो उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो उनका भी अच्छी तरह से समर्थन नहीं मिला जिसके कारण वो भी नहीं चल पाया। इसके बाद 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और पाकिस्तान में इसके बाद राजनीति बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। दो ही पार्टी वहाँ पर उभर कर सामने आई। जैसे आपके यहाँ पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति घूम रही थी ना, वैसे ही इधर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही और निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 99 में एक बार फिर से सेना ने दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया और दोबारा से कराया। याहिल खान ने भी यही किया, जियाउल हक ने भी यही किया। तो देख रहे हैं आप सेना किस तरह से इन्वॉल्व है और पाकिस्तान पर अब भी सेना की हुकूमत है। हालांकि सैनिक शासन ने अपने शासन की लोकतंत्र जताने के लिए चुनाव करवाए हैं, अपने आप को लोकतंत्र जताने के लिए चुनाव करवाते रहते हैं, लेकिन उस चुनाव का कोई मायने नहीं रखती। तो आपके पेपर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस पर टिक किया हुआ है, मार्क किया हुआ है पहले से। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी बन पाने का कारण क्या है? अस्थायी ना बन पाने का, पाकिस्तान में अस्थायी नहीं बन, पहली बात। दूसरा, बड़े बड़े जितने लोग हैं पाकिस्तान में उनका पता है क्या हो? धर्मगुरु हुए, चाहे भूस्वामी हुए या अभिजनों का सामाजिक दबदबा है और इसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। निर्वाचित सरकार जो था उनको अगर उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा तो निर्वाचित सरकार को गिराकर क्या करते हैं? वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं। पाकिस्तान की भारत के साथ तानाता रहती थी, दूसरा पॉइंट, जिसकी वजह से कभी भी भारत ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, इन मामलों में कभी समर्थन नहीं किया। इसी वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है वहाँ पर।
अक्सर ये समूह दलीलें देते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति लोकतंत्र में खोट है। राजनीति दलों का स्वार्थ साधना और लोकतंत्र की धमा चौकड़ी में पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। और इस तरह की ताकतें सैनिक शासन का जायज़ ठहराती हैं। लोकतंत्र तो देखो क्या है कि पहला तो भारत पाकिस्तान को भारत समर्थन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहाँ वो पाकिस्तान जो होता है भारत को वैसे ही ठोकता रहता है। मतलब ठोकने का मतलब है कि वैसे ही बुराइयाँ करता रहता है, उसके बारे में वैसे ही सीज़ फायर उल्लंघन, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता रहता है। मैं तो गिनाते थक जाऊँगा। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए जायज़ वहाँ पर जितने भी लोकतांत्रिक सरकार होती हैं, सैनिक शासन होते हैं ना, अपने सेना खुद को पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, सेना जो सरकार का बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। लोकतंत्र वहाँ का पूरी तरह विफल है। लेकिन कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ चुनने अभी इमरान खान की सरकार बनी है, वो भी ठीक है सरकार बनी है, लेकिन पता नहीं कब वो पलट जाए, किसी को पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और पाकिस्तान पूरी तरह से सफल नहीं हो सका लोकतंत्र कायम करने में। ये लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूत था के साथ कायम रहा। पाकिस्तान की अपेक्षा के स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानव अधिकार भी है। ये मानते हैं हम कि पाकिस्तान में आज भी एक साहसी प्रेस मौजूद है, वहाँ की मीडिया साहसी है, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये सारे बातें निकाल कर सामने लाती है, ठीक है। साहसी मीडिया आंदोलन में काफ़ी मजबूत नहीं है। जो मानव अधिकार वहाँ के आंदोलन है वो उतने मजबूत नहीं है जो सेना के खिलाफ कुछ उठा सके। जैसे अभी गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठता है कि गिलगिट वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग करो, क्योंकि ये पाकिस्तान में हमारा रहना कोई औचित्य नहीं है। लेकिन पाकिस्तान घूम फिर कर कहाँ आता है? पोक में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में। अरे बेटा, वो तो हमारा पार्ट है, हम तो ले ही लेंगे कभी ना कभी, क्यों परेशान होता रहता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन वही ना कि जिसके घर में जो चीज़ होती वो नहीं देखता, पड़ोसी दूसरे के घर में जागता, अपने घर में नहीं देखता भाई क्या हो रहा है। उसकी लड़की कहाँ जा रही सबको पता है, अपनी कहाँ जा रही किसी को नहीं पता है। तो समझ रहे, यही चीज़ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी दूसरों में झांकता है, अपना नहीं देख रहा। गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है कि जी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो हमारे में आ जाएं। अरे कौन चाहता है? जो चाहता है वो आए, फ्रंट पे आए। कभी खुलकर कहा किसी ने हम चाहते हैं हम जाएंगे? कुछ लोगों ने कहा था JNU में, वो हैं अभी अपने घर पे हैं जहाँ होना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो पाकिस्तान का नाम आया तो थोड़ा अग्रेशन बनता है, लेकिन कोई नहीं, आप पढ़िए। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास समर्थन नहीं है। एक चीन उसे बेवकूफ़ बनाकर उसके संसाधनों का यूज़ कर रहा है। उसको लगता है कि चीन मेरा बहुत अच्छा मित्र। अब चीन किसी का मित्र नहीं है। पेंडेमिक के दौरान देख लिया, किसी का नहीं हेल्प करता वो। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। इसी वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ से गुजरते वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। जितना भी अमेरिका का जैसे स्वार्थ बढ़ता गया, सैनिक शासन को इन लोगों ने बढ़ावा दिया। पश्चिमी देश जितने उन्होंने बढ़ावा दिया है। उस आतंकवाद से भी डर लगता है जिसे यह देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों की वजह से डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए। और इन्हीं बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया के पश्चिम हितों को रखवाला मानते हैं। तो मतलब कि समझ रहे हैं आप, इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है हमको डर सताता रहता है। डर क्यों सताता है हमें? डर इसलिए सताता है कि देखिए पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और अगर उसका परमाणु हथियार कहीं भूल चूक से ना अगर आतंकवादियों के हाथ लग गया, जैसे इस्लामिक आतंकवादी ये लोग कहते हैं, तो वो विश्व के लिए कितना खतरनाक होगा ये लोग कोई नहीं जानते। आज जो भारत कहता है वो पूरे पश्चिमी देश एक सुर में कह रहे हैं। उसका कारण क्या है कि पूरे पश्चिमी देश उसको एक सुर में कह रहे हैं? उसका कारण ही यही है कि पश्चिमी देश जो उसके सुर मिला रहे हैं, कारण यही है कि सबको अब ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में सैनिक सत्ता जो स्थापित होती है वो कभी भी किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया और इसके बारे में अगर आपको और जानना है, हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल में आपको इस जो मैंने अभी पढ़ाया इसकी PDF मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो में उसको सेंड कर दूँगा। नाम स्टडी विद मयंक से है चैनल का, टेलीग्राम भी, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे फेसबुक पेज से जुड़ना है तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसका भी स्टडी विद मयंक से नाम है, आप सर्च करके उस पर जाकर जुड़ सकते हैं। अगर कोई और डिटेल चाहिए तो आप मेरे मेल ID पर मुझे मेल कर सकते हैं।
और आप मेरे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ना चाहें तो आप मेरे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में मैं ऊपर चलाता हूँ उसे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।